हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस की एक सीरीज, जिसमें हम क्लास 10 साइंस की बुक के सारे चैप्टर्स एक एक करके कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 13 अवर इन्वायरमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। तो सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम खुद भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ जो हमारा फिजिकल सराउंडिंग है यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इससे क्या होता है, जो हमारे नेचर का बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। ओके, तो all the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो वहाँ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट्स है उस एरिया के, वो क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। ओके, जैसे कि ये इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। तो इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स है यानी कि लिविंग थिंग्स भी होंगी, प्लांट्स है ना, एनिमल है, और साथ ही साथ एक इकोसिस्टम में नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग जैसे कि ये पत्थर रखा हुआ है, स्टोन, तो आपस में ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। तो इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सांस लेते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? फिजिकल फैक्टर्स आते हैं जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। ओके, बाकी और भी एग्जांपल्स आप यहाँ से देख सकते हो। बायोटिक फैक्टर में क्या क्या है? बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, आर्किया। ओके, अबायोटिक फैक्टर में क्या है? एयर, सैलिनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच और ह्यूमिडिटी, ये सब अबायोटिक फैक्टर्स हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम का जो एक एग्जांपल है वो क्या है? गार्डन। गार्डन क्या होता है? एक इकोसिस्टम होता है। गार्डन एक इकोसिस्टम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों पाए जाते हैं। लिविंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं ना। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं? यही सब सॉइल, मिनरल्स वगैरह। ओके, और एग्जांपल्स क्या है इकोसिस्टम के? अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पोन्स एंड लेक्स। और दूसरे टाइप के इकोसिस्टम क्या होते हैं? जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, जंगल, पोन, तालाब, लेक, झील। These are natural ecosystem while garden and crop fields are human made या फिर artificial ecosystem होते हैं। तो जो ये अभी मैंने तीन आपको एग्जांपल्स बताए, कौन कौन से? फॉरेस्ट, पॉन्ड और लेक, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। मतलब इन्हें हमने नहीं बनाया, ये प्रकृति की देन है, ये प्रकृति में ही बने हुए हैं, नेचुरली बने हुए हैं। लेकिन जो गार्डन्स हैं और जो क्रॉप फील्ड्स यानी कि जो खेती करने वाली जगह होती है, वो क्या होते हैं? उन्हें बोला जाता है ह्यूमन मेड इकोसिस्टम या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि हमने उसे बनाया है इसलिए उसे आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन मेड बोला जाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Organisms can be grouped as producer, consumer and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment। तो organisms को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किस किस में? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। और ये हम किस बेसिस पे करते हैं? हम ये इस बेसिस पे करते हैं कि वो इन्वायरमेंट से अपना सस्टेनेंस कैसे कर रहे हैं, मतलब अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट को यूज करके, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, उसे बोला जाता है प्रोड्यूसर। ओके, और कंज्यूमर्स कौन होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस ईदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर आर द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उस फूड को ईट करते हैं जो किसने प्रोड्यूस किया है? प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है। और दूसरे टाइप के कंज्यूमर कौन होते हैं?
वो कंज्यूमर वो होते हैं जो कि उन कंज्यूमर को ही ईट कर लेते हैं जिन्होंने प्रोड्यूसर को ईट किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रास, ग्रास क्या है, एक प्रोड्यूसर है। ग्रास को किसने खाया, डियर ने, और डियर को किसने खा लिया, लॉयन ने। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या होते हैं, तो फर्स्ट तो ये हो गया डियर, तो डियर ने क्या किया, प्रोड्यूसर को ईट कर लिया। लेकिन लॉयन ने क्या किया, डियर ने घास को खाया था और लॉयन ने डियर को ही खा लिया, तो मतलब उस कंज्यूमर को खा लिया जिसने प्रोड्यूसर को ईट किया था। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड रिमेन्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उनको सिंपलर पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, डिकम्पोजर्स बोला जाता है। ओके, तो इन शॉर्ट प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, ईट अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, तो कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं एज अ फूड। ओके, डिकम्पोजर क्या होते हैं, तो जो डिकम्पोजर होते हैं, जो डेड मटेरियल होता है, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपलर पार्ट में उनको डिवाइड करते हैं। ओके, तो कंज्यूमर्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 4 कैटेगरी में। तो कंज्यूमर 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड पैरासाइट्स। ओके, हर्बीवोरस कौन होते हैं, जो कि क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। और कार्निवोरस कौन होते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनिवोरस कौन होते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उन्हें ओमनिवोरस बोला जाता है, जैसे कि पिग, फॉक्स, बियर। ओके, नेक्स्ट पैरासाइट क्या होते हैं, another type of consumer is parasite. Parasite are small organisms that live on the bodies of other organisms using up their energy. तो पैरासाइट वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं और अपनी एनर्जी उस बॉडी से ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइस, या फिर जो टिक्स होती हैं जो किसमें पाई जाती है, डियर यानी कि हिरन में। और लाइस हमारे शरीर में पाई जाती है, बालों में पाई जाती है जू। तो जू क्या है, एक तरह का पैरासाइट है, वो अपनी एनर्जी और न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, हमारी बॉडी से गेन करता है वो, तो वो एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। Okay, now move to the next question. Sorry, next topic, food chains and webs. Okay, each step और level of the food chain forms a trophic level. तो किसी भी फूड चेन का जो हर लेवल होता है या स्टेप होता है वो एक ट्रॉफिक लेवल को फॉर्म करता है। जैसे कि मैं सिंपल सी आपको फूड चेन बना के दिखाती हूँ। ग्रास, ग्रास को किसने ईट किया, डियर ने। फिर डियर को किसने ईट कर लिया, लॉयन ने। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या है, जो ग्रास है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, जो डियर है वो सेकंड पे, और जो लोयन है वो इसका थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। ओके, द autotrophs or the producers are at the first trophic level. They fix up the solar energy and make it available for the heterotrophs or the consumers. तो फर्स्ट लेवल पे कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स, जो कि क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करके यानी कि सोलर एनर्जी को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। वो कौन से लेवल पे है, फर्स्ट पर। ओके, सेकेंड लेवल पे कौन से होते हैं, द हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड लेवल। तो जो हर्बीवोरस होते हैं जो कि क्या खाते हैं, उन प्लांट्स को ईट करते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, वो सेकेंड लेवल पे आते हैं। और जो स्मॉल कार्निवोरस और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट द थर्ड, जो छोटे कार्निवोरस, स्मॉल कार्निवोरस का मतलब है जो छोटे छोटे एनिमल्स को ईट करते हैं, उन्हें स्मॉल कार्निवोरस बोला जाता है। और उन्हें क्या बोला जाता है, साथ ही साथ सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोला जाता है, वो थर्ड लेवल पे आते हैं। और जो लार्जर कार्निवोरस होते हैं, जो बड़े बड़े एनिमल्स को भी खा जाते हैं, उन्हें वो किस लेवल पे आते हैं, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, और उन्हें टर्शरी कंज्यूमर बोला जाता है। ओके, तो पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, हर्बीवोरस, जो कि उन प्लांट्स को ईट करते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं, स्मॉल कार्निवोरस, जो कि छोटे छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं। और टर्शरी कंज्यूमर कौन होते हैं, हमारे लार्ज कार्निवोरस, जो बड़े बड़े एनिमल्स को ईट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांसफर।
The interaction among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another. तो जो इंटरेक्शन हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में, उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में. When one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in forms of heat. Forms of heat. Okay. तो जब जो एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है. किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, जिसे हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं. द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी. तो ये एक फैक्ट है बच्चा, ये याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में. तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन पे जितनी भी सनलाइट गिरती है उसका सिर्फ वो 1% कैप्चर करते हैं और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ 1% को. ओके. नेक्स्ट है 10% रूल. तो 10% रूल क्या बच्चा? एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड इटन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स. तो एक जितना भी फूड किसी भी प्रोड्यूसर ने या प्राइमरी कंज्यूमर ने ईट किया है, सिर्फ उसका 10% ही उसके पास बचता है, उसके नेक्स्ट लेवल के लिए बचता है. ओके. तो 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर ट्रॉफिक लेवल. तो जब जैसे कि प्रोड्यूसर के पास मान लो कितनी एनर्जी है, 10,000 एनर्जी है, तो सिर्फ इसका जो 10% है वही नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. तो 10,000 का 10% क्या हो जाएगा? 1,000. अब इसके नेक्स्ट लेवल पे 1,000 का 10% जाएगा. 1,000 का 10% क्या होता है? 100. और उसके नेक्स्ट लेवल पे टर्शरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी जाएगी? यहाँ 10,000 जूल, यहाँ पे 1,000 जूल, यहाँ 100 जूल. तो इसका भी 10% टर्शरी कंज्यूमर को मिलेगा, यानी कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा, यानी कि 10 जूल हमें फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर मिलेगा. ओके. Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present to each step and is the next level of the consumer. तो इसलिए हम मानते हैं कि जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है उसका सिर्फ 10% ही आगे नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, यानी कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर, और उसके थर्ड पे उसका भी 10% जाएगा, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर उसका भी 10% जाएगा. ठीक है. तो द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर फोर्थ टॉपिक लेवल. तो हर स्टेप पे जो एनर्जी का लॉस है वो बहुत ही ज्यादा है. हमें सिर्फ 10% एनर्जी मिल रही है, यानी कि लॉस्ट कितनी एनर्जी हो रही है हमारी? 90% एनर्जी लॉस हो रही है. तो लेकिन और जो यूजेबल फॉर्म में एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए जो टॉपिक लेवल है ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 लेवल तक ही रहते हैं. तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जो ट्रॉपिक लेवल है वो सिर्फ 4 लेवल तक ही क्यों होते हैं, उससे ज्यादा क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो एनर्जी है वो काफी कम ट्रांसफर होती है नेक्स्ट लेवल पे, तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक लेवल 4th लेवल तक ही होते हैं. ओके. There are generally a greater number of individuals at the lower trophic level of an ecosystem. The greater number is of the producer. तो ज्यादातर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? लोअर ट्रॉफिक लेवल पे पाए जाते हैं. तो ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. ओके. ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more other kinds of organism which in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called a food web. तो जो हर ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही उसको ऑर्गेनिजम्स ईट करेगा, तो एक ऑर्गेनिजम्स को 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स भी खाते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म ने उसको ईट किया उसे भी कई ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं. तो एक फूड चेन के द्वारा हम इसको नहीं दिखा सकते, इसलिए हम इस सीरीज को, इस रिलेशनशिप को किसके द्वारा दिखाते हैं? एक फूड वेब के द्वारा दिखाते हैं. ओके. तो फूड चेन तो सिंपल सी होती है, जैसे ये आपको दिखाई दे रही होगी सिंपल. ये क्या है? ग्रास. ये प्रोड्यूसर है, फिर इसको किसने ईट कर लिया? ग्रास ओपर ने. उसके बाद ग्रास ओपर को किसने ईट कर लिया? माइस ने, चूहे ने. और चूहे को किसने ईट किया? स्नैक ने. स्नैक को किसने ईट किया? हॉक ने, बाज ने. और फिर बाज को भी किसने ईट कर लिया, मतलब मर गया, तो उसको डिकम्पोजर ने ब्रेक डाउन कर दिया. तो ये हमारी फूड चेन है, ये तो सिंपल सी होती है, लेकिन हम ऐसे हर रिलेशनशिप को नहीं दिखा सकते, इसलिए हम फूड वेब से दर्शाते हैं. तो ये एग्जाम्पल है फूड वेब का. तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा जो माउस है उसको 2 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स ने ईट किया. किस किसने ईट कर लिया माउस को?
आउल ने, फॉक्स ने और बाज ने। ओके, फ्रॉग को भी दो लोगों ने ईट किया। किस किस ने ईट किया? आउल ने और स्नेक ने। तो इसलिए ज्यादातर हम हर रिलेशनशिप को एक फूड चेन से नहीं दिखा सकते, इसलिए हम उसे फूड वेब से दिखाते हैं। ओके, फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर। तो जो एनर्जी फ्लो डायग्राम है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एनर्जी फ्लो डायग्राम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी पहले सोलर सन से यूज लेते हैं हम, सॉरी सन से क्या लेते हैं हम? सनलाइट लेते हैं, यानी कि सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। फिर एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होती है? प्रोड्यूसर के पास जाती है। प्रोड्यूसर्स को कौन ईट करता है? हर्बीवोरस। तो अब एनर्जी किसको ट्रांसफर हुई? हर्बीवोरस को। हर्बीवोरस से ट्रांसफर होती है कार्निवोरस के पास, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस के पास। ओके, ये फूड चेन का डायग्राम है। इस डायग्राम से दो चीजें क्लियर हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल। तो जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे अगर एनर्जी प्रोड्यूसर से सॉरी प्रोड्यूसर से हार्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस के पास जा रही है, तो ये वापस नहीं आएगी एनर्जी। तो एनर्जी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि प्रोड्यूसर से एनर्जी हमेशा टॉप कार्निवोरस के पास ही जाएगी। ओके, अपोजिट नहीं आएगी कभी भी। The energy that is captured by the autotrophs does not revert back to the solar input, and the energy which passes to the herbivores does not come back to the autotrophs. तो इसका क्या मतलब हुआ? जो एनर्जी सनलाइट से प्रोड्यूसर के पास चली गई और प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस के पास चली गई, वो वापस सनलाइट में नहीं कन्वर्ट हो सकती है। ओके, secondly, the energy available at each tropic level get diminished progressively due to loss of energy एट ईच लेवल। तो दूसरी बात क्या क्लियर होती है कि जो हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी होती है वो कम होती जाती है। और कम क्यों होती है? 10% रूल मैंने आपको बताया था कि हर लेवल पे 10% एनर्जी ही अगले लेवल पे पहुंचती है। जैसे अगर प्रोड्यूसर के पास 10,000 एनर्जी है, तो हर्बीवोरस के पास कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? 10,000 का 10%, यानी कि 1,000। और फिर कार्निवोरस के पास कितनी जाएगी? 1,000 का 10%, यानी कि 100 जूल। और टॉप कार्निवोरस के पास कितनी एनर्जी जाएगी? 100 का भी 10%, यानी कि 10 जूल। ओके, ये हमारा क्या है? 10% रूल है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर अवर बॉडीज थ्रू द फूड चेन। तो कुछ जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, किसके थ्रू? फूड चेन के थ्रू। तो इसका रीजन क्या होता है? वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेस एंड पेस्ट। दीज केमिकल्स आर ईदर वॉश डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज। तो इसका रीजन होता है जो हम डिफरेंट पेस्टिसाइड यूज करते हैं हमारी क्रॉप्स को किससे बचाने के लिए? डिजीजेस से और पेस्ट से बचाने के लिए। उनकी वजह से ही ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। और ये केमिकल्स क्या होते हैं? बाद में वॉश हो जाते हैं किसमें? वॉश डाउन होने के बाद किसमें पहुंच जाते हैं? या तो सॉइल में पहुंच जाते हैं या फिर वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। ओके, फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर एंड मिनरल्स। और सॉइल से कहाँ जाते हैं ये? इनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसके साथ? वाटर और मिनरल्स के साथ में। एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अप बाय द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वाटर वाटर बॉडीज से कहाँ पर जाते हैं? जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वहां से इनको ले लेते हैं। जैसे कि जो ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये एक्वेटिक प्लांट है, इसने हार्मफुल केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, इसको ईट किया इन स्मॉल फिशेस ने। फिर इस स्मॉल फिश को किसने ईट कर लिया? इस लार्ज वाली फिश ने। और इस लार्जर फिश को किसने ईट कर लिया? ह्यूमन बीइंग ने। ओके, तो ह्यूमन बीइंग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ these chemicals get accumulated in our bodies. This phenomena is known as biological magnification. तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो किसी भी फूड चेन में सबसे टॉप लेवल पे आते हैं, सबसे ऊपर आते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। इसलिए जो इन केमिकल्स की मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडीज में इकट्ठी हो जाती है। क्यों इकट्ठी हो जाती है? जैसे कि अगर इन प्लांट ने वो हार्मफुल केमिकल को एब्जॉर्ब किया तो इनमें उनकी क्वांटिटी अभी कम है, सिर्फ 2 ppm है। लेकिन जब फिश ने एब्जॉर्ब किया तो उसमें कितनी हुई? 5 pm। अब इस फिश को भी इस लार्ज वाली फिश ने कर लिया तो इसकी बॉडी में पहुंचती कितनी हो गई? 200 ppm। लेकिन जब ह्यूमन बींग्स ने ईट किया तो हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 1600 ppm, 1600। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं। और जो ये फिनोमेना है ना, कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, इसी को क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, अब आपकी बुक के बीच में ही कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं,
वो डिस्कस कर लेते हैं हम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इट। ठीक है, तो हमें बताना है कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं और एक फूड चेन का एग्जांपल देना, उसमें जो ट्रॉफिक लेवल है उनको वो भी बताने की वो कौन सा लेवल है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था 2017 टू 18 वाले सेशन में, उस सी सेट पर। ओके, आप चेक भी कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या है, ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, ईच स्टेप इन अ फूड चेन कंस्टिट्यूट्स अ ट्रॉपिक लेवल। तो किसी भी फूड चेन में जो हर स्टेप होता है वो एक क्या फॉर्म करते हैं, ट्रॉपिक लेवल को फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है फूड चेन का, ग्रास, डियर और लोयन। ग्रास को ईट किया डियर ने, डियर को किसने ईट कर लिया, लोयन ने। इसके लेवल्स भी बताने हमको, तो ग्रास आएगी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, डियर आएगा सेकंड पे, और जो लोयन है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। तो जो हमारे इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स पाए जाते हैं उनका क्या रोल होता है। तो वो क्या करते हैं, दे डिकम्पोज डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर वेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस which are released into the atmosphere for reuse by the plants, thus they help in recycling of materials। तो वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं उनके ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं और बाद में उसे एटमोसफेयर में ही रिलीज कर देते हैं, जहाँ से वो यूज किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा दोबारा। तो इससे क्या होता है, वो हमारी रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। तो हमारी एक्टिविटीज हमारी इन्वायरमेंट को किस तरह से अफेक्ट कर रही हैं वो पढ़ेंगे हम। इसमें हमारा फर्स्ट है ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। ओजोन लेयर क्या होती है और ये कैसे कैसे डिप्लीट होती जा रही है, क्यों डिप्लीट होती जा रही है। ओके, ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। तो ओजोन एक डेडली पॉइजन है, मतलब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। However, at the higher levels of the atmosphere, ozone performs an essential function। तो ओजोन एक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है अगर वो लोअर एटमोस्फेयर में पाई जाएगी, हमारे में पाई जाएगी, लेकिन हाई लेवल्स पे ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी फंक्शन को परफॉर्म करती है। ये क्या करती है, इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ये जो हमारी अर्थ है उसको प्रोटेक्ट करती है, किससे, जो यूवी रेडिएशन सन से हमारी अर्थ पर आती है उससे। ओके, जैसे आपको इमेज दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, एक ओजोन लेयर है, तो इसमें होल हो चुका है, रेड वाला है ना, आपको होल दिखाई दे रहा है। तो ये जो लेयर है क्या करती है, जो यूवी रेडिएशन आती है ना, इससे टकरा के बाउंस बैक हो जाती है। ऐसे ये आपको दिखाई दे रहा है, बाउंस बैक हो गई, लेकिन जहां पे ये होल हो गया वहां से हमारी उसमें एंटर करती जा रही है। यहाँ से होल हो चुका है तो ये हमारी अर्थ में घुसती जा रही है। और ये यूवी रेडिएशन हमारी, मतलब हम एज अ ह्यूमन बींग्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। हमारे लिए खतरनाक क्यों होती है, क्योंकि इन यूवी रेडिएशन की वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। ओके, द रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल इट इज नोन टू कोज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। तो ये ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, और खतरनाक क्यों होती है, क्योंकि इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। ओके, ozone is formed at high level of atmosphere by the action of UV rays on oxygen as shown below। तो ओजोन फॉर्म कैसे होती है एटमॉस्फेयर में, तो ये यूवी रेज की एक्शन से फॉर्म होती है। कैसे होती है, जैसे ऑक्सीजन है O2, इस पे जब यूवी रेज के साथ ये रिएक्ट करती है, यूवी रेज इस पे पड़ती हैं, तो ये दो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग हो जाते हैं। O2 था ना, अब ये डिफरेंट हो गया, O प्लस O में ये डिवाइड हो जाता है। ओके, फिर जब ये जो इसका एक एटम है O, ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, O3। इसी को क्या बोलते हैं हम, ओजोन। ओके, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। तो जो ओजोन की अमाउंट है हमारे एटमोस्फेयर में 1980 से बहुत ही जल्दी कम होने लगी है, बहुत ही तेजी से कम होने लगी है। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्हिच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। और ये डिक्रीज किस वजह से हो रहा है, जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं किसमें, रेफ्रिजरेंट और फायर एक्सटिंग्विशर में, उसकी वजह से। उस केमिकल का नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, in 1987, the United Nations Environment Program (UNEP) succeeded in
forcing an agreement to freeze CFC production at 1986 levels, सॉरी 1986 लेवल्स। तो 1987 में जो यूएनईपी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, वो उसको सफलता मिली क्या करने में, एक अग्रीमेंट बनाने में, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, सीएफसी को प्रोडक्शन को रोका जाएगा वहां पर। ओके। अब मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, तो हम उस गार्बेज को कैसे मैनेज करेंगे जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वेस्ट हम डालते हैं एनवायरमेंट में, उसका क्या होता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। Substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable। तो जिन सब्सटेंस को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ब्रोक डाउन कर सकते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोला जाता है। लेकिन वो सब्सटेंस जिनका ब्रेक डाउन हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते उनको क्या बोला जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ओके। These substances may be inert and simply persist in the environment for a long time और may harm the various members of the ecosystem। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही लंबे टाइम के लिए बने रहते हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल तो नहीं होते हैं, कोई एंजाइम इनमें काम कर ही नहीं सकता है, इसकी वजह से ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही लंबे टाइम तक रहते हैं और जो हमारे इकोसिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं उनको हार्म पहुंचा सकते हैं, उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं ये। ओके। Improvement in our lifestyle have resulted in greater amount of waste material generation। तो जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती जा रही है उसकी वजह से क्या हुआ है, जो अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल का जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप अपने आसपास देखेंगे टाउन में, सिटीज़ में आपको कूड़े के ढेर लगे हुए कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे। चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑन आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो पैकेजिंग में चेंज हुआ है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कैसा बन गया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। हम जैसे ज़्यादा प्लास्टिक की पॉलिथीन वगैरह यूज़ करते हैं ना पैकेजिंग के लिए, तो जो प्लास्टिक होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। These factors have an adverse impact on our environment। और इन फैक्टर्स की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहा है। हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, हमें प्लास्टिक का यूज़ थोड़ा कम करना चाहिए। ओके। अब ये हाँ आपके बुक के चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Why are some substances biodegradable and some non biodegradable। तो कुछ सब्सटेंस तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं लेकिन कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं, हमें ये बताना है। तो some substances are biodegradable because there are specific enzymes that can digest them। तो जो सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल है तो वो क्यों है, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो स्पेसिफिक एंजाइम है वो होते हैं। while non biodegradable substance cannot be broken down by any enzymes। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनका ब्रेक डाउन करने के लिए कोई एंजाइम है ही नहीं। ओके। नेक्स्ट है, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो हमें दो तरीके बताने हैं जिससे जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट क्या है, इंक्रीज क्वांटिटीज ऑफ दिस सब्सटेंस वुड इंक्रीज द ग्रोथ नंबर ऑफ डीकम्पोजर्स। तो अगर हमारे इन्वायरमेंट में जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसकी मात्रा इंक्रीज हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जो डीकम्पोजर है उनका नंबर भी इंक्रीज हो सकता है। ओके। सेकेंड रीजन है, इट वुड रिजल्ट इन रिलीज ऑफ ट्रैप्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल न्यूट्रिएंट्स इनटू द एनवायरनमेंट थर्स इनरिचिंग द सॉइल। इससे क्या होगा, जब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ज़्यादा होंगे उसकी वजह से डीकम्पोजर ज़्यादा होंगे, डीकम्पोजर ज़्यादा होंगे तो डेड रिमेन जो ऑर्गेनिज्म है वो उनको जल्दी से ब्रेक डाउन कर पाएंगे और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज होंगी जिसकी वजह से सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच हो जाएगी, मतलब फर्टाइल हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। और दो तरीके हमें ऐसे बताने हैं जिससे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट क्या है, वुड रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज अराउंड इन अवर एनवायरनमेंट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, कोई एंजाइम उसको ब्रेक डाउन ही नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आसपास हमारे कूड़े का ढेर है वो बढ़ता जा रहा है, बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा होता जा रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज। ओके। सेकेंड है, वुड रिजल्ट इन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और इसकी वजह से क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी हो सकता है। दैट्स फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ मोर केमिकल्स इन ऑर्गेनिजम्स एज वी गो हायर अप इन द फूड चेन।
इसका क्या मतलब है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का, कि बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा जो हार्मफुल केमिकल हैं वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। तो ओजोन क्या होती है और ये किसी भी इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट कर सकती है। ओके, तो ओजोन क्या होती है, ये एक ऑक्सीजन की फॉर्म होती है। ऑक्सीजन को हम किससे डिनोट करते हैं, O2 से, ये ऑक्सीजन होती है, और ओजोन क्या होती है, O3 ओजोन होती है। ओके, ozone is a form of oxygen. It has molecule formula O3. It is present at a higher level in the atmosphere. ये हमारे एटमोस्फेयर में हायर लेवल पे पाई जाती है। इट प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। और ये हमारे इकोसिस्टम को किससे प्रोटेक्ट करती है, जो यूवी रेज सन से हमारी तरफ आ रही है उससे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। यूवी रेडिएशन कॉज स्किन कैंसर, अट्रैक्ट एंड अफेक्ट अवर ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो यूवी रेडिएशन से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको अफेक्ट भी करता है, यूवी रेडिएशन जो होती हैं। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।